नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 30 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, यूजीसी टू लॉन्च ई समाधान पोर्टल। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक न्यू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च करने वाला है, ई समाधान, टू मॉनिटर एंड रिजॉल्व ऑल ग्रीवियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स इन यूनिवर्सिटीज। देखिए, यूनिवर्सिटीज में जितने स्टूडेंट्स है, स्टाफ है, इन सबके ग्रीवियंसेस को रिजोल्व करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल यूजीसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम है ई समाधान। ठीक है। नाउ जितने एग्जिस्टिंग पोर्टल्स है ग्रीवेंसेस के लिए यूजीसी में, वो सबको इस पे मर्ज किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। देखिए, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन अलग ही रहेगा, बाकी जितने ग्रीवेंसेस है वो सब के लिए ई समाधान काम आएगा। ठीक है। तो यूसेज कैसे रजिस्टर करेंगे, इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 1800-111-656। ठीक है। तो देखिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जितने अनफेयर प्रैक्टिसेस आजकल हो रहा है, ये सबको प्रिवेंट करने में और यूजीसी के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने में ये जो पोर्टल है ये काम आएगा। वैसे देखा जाएगा तो यूजीसी के अंडर अभी के हिसाब से 1043 यूनिवर्सिटीज़ है, 42,343 कॉलेजेस है, 3.85 करोड़ स्टूडेंट्स है दोस्तों, एंड 15.03 लाख टीचर्स भी है। वैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, यूजीसी 21 यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉग्निशन कैंसिल किया था। ठीक है। यूजीसी के बारे में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 से ये फॉर्म हुआ था। इट इज चार्ज विथ कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो देखिए, हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाला एक एजेंसी आप बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है। इंडिया में जितने यूनिवर्सिटीज़ है इन्हें रिकॉग्निशन देने का काम यूजीसी का है, और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को सेंटर की तरफ से फंड्स भी डिस्बर्स करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है। वैसे यूजीसी का एक्चुअल फॉर्मेशन 1946 में हुआ था दोस्तों, टू ओवरसी द वर्क ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1946 दैट इज इंडिपेंडेंस से पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तीनों के फंक्शनिंग को ओवरसी करने के लिए यूजीसी फॉर्म हुआ था। फिर 1947 में एक कमिटी को एंट्रेस्ट किया गया ऑफ डीलिंग विथ ऑल द देन एक्सिस्टिंग यूनिवर्सिटीज। तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद एक कमिटी फॉर्म किया गया, इंडिया में जितने एक्सिस्टिंग यूनिवर्सिटीज है उन सबके रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कमिटी को दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1956 में पार्लियामेंट एक एक्ट पास करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, जिससे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर्म हुआ। अगला है 8 ईयर्स ऑफ पीएम जनधन योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिशियस स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना का 8 साल कंप्लीट हो चुका है। अगस्त 15, 2014 को इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये स्कीम अनाउंस किया था। ये स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्लूड द पुअर सेक्शन ऑफ कंट्री इन द मेन बैंकिंग सिस्टम। हमारे देश में जितने गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जो मेन बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है, उन्हें इंक्लूड करना। तो इस स्कीम के अंडर अभी के हिसाब से 46 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोला है दोस्तों, और डिपॉजिट है टोटल 1.74 लाख करोड़ का। इस स्कीम की सहायता से 67% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज नाउ गॉट बैंकिंग सर्विसेज। देखिए, रूरल एरिया में जितने गरीब लोग हैं उन सबका आजकल बैंक अकाउंट है। आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी सरकार टेक ओवर किया था, उन्होंने सबसे पहले यही बोला था सबको हम बैंकिंग सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग नेशनलाइज्ड बैंक्स में बैंक अकाउंट खोल के दिया सबको। और ये बैंक अकाउंट खोलने से फायदा क्या ना दोस्तों, गवर्नमेंट के जितने स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होता है, मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स होता है, तो डायरेक्टली उनका अकाउंट में पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो 56% ऑफ वीमेन ऑल्सो हैव जनधन अकाउंट्स। तो हमारे देश में 56% ऑफ वीमेन के पास भी अभी के हिसाब से जनधन अकाउंट्स है। इस स्कीम का की फीचर्स क्या है दोस्तों? डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ₹1 लाख का, मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कवर है 30,000 का, और इसी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, अकाउंट से पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नाउ रिसेंटली पीएम जनधन योजना न्यूज में आया था, एक अनाउंसमेंट हुआ था, होल्डर्स ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर एन ओवरड्राफ्ट कैपेसिटी इन द जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफ अप टू ₹10,000। ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे नहीं है, आप 10,000 तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। पहले ये 5,000 था, ठीक है, तो इसे अभी 10,000 करके रेज किया है, ध्यान दीजिएगा। नाउ ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करने के लिए आपका अकाउंट एटलीस्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ से एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। अगर 6 मंथ से एक्टिव नहीं है, आप केवल ₹2,000 ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, और मैक्सिमम एज फॉर एन ओवरड्राफ्ट रेज किया है, पहले 60 था, 65 ईयर्स तक। अगला है, सेंटर आइडेंटिफाइज 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फोकस्ड टीबी इंटरवेंशंस।
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलकर आश्वासन कैंपेन लॉन्च किया था विद द सपोर्ट ऑफ USAID। USAID क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। USAID बेसिकली इस कैंपेन का टेक्निकल पार्टनर था, जितने टेक्निकल एडवाइस वगैरह USAID द्वारा प्रोवाइड कर रहा था। इंप्लीमेंटिंग पार्टनर कौन था? पिरामल स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यह था दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस केसेस को डिटेक्ट करना अक्रॉस 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, और ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2022 को। अंडर दिस कैंपेन डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुआ था इन ओवर 68,000 विलेजेस, और मोर देन 9,000 पीपल पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, और इन्हें ट्रीटमेंट के अंडर प्लेस किया था एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। तो ये डाटा से क्लियरली पता चला दोस्तों, इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के लिए और दूसरे रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ट्राइबल पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन ग्रुप्स। वैसे टीबी के बारे में आपको पता ही होगा, कंटेजियस इन्फेक्शन है। टीबी बैक्टीरिया जो है लंग्स को अटैक करते हैं, केवल लंग्स को नहीं, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी को भी ट्यूबरकुलोसिस अटैक कर सकता है या फिर इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज किडनी, स्पाइन, ब्रेन एक्सेट्रा। वैसे ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी है दोस्तों, वो वैक्सीन का नाम भी बताइए। नाउ वैसे ट्यूबरकुलोसिस टर्म को कोइन किया था जोहान शोलिन इन 1834। देखिए वैसे 1834 को सबको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पता चला, पर ऐसे माना जाता है दोस्तों 3 मिलियन ईयर्स से ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है ये प्रिवेलेंट है अर्थ में। 1700s में टीबी को व्हाइट प्लेग बोलता था दोस्तों, क्योंकि पेशेंट्स को पेल अपीयरेंस होता था, ठीक है, पेल कलर का हो जाता था स्किन। इंडिया में अभी के हिसाब से वर्ल्ड टीबी केसेस का 30% है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक प्रोग्राम है टू एंड टीबी बाय 2025, ठीक है। प्रोग्राम माने यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और इसका टारगेट है 2030 तक, पर इंडिया टीबी को 2025 तक खत्म करेंगे इस तरह कमिट किया। मतलब 5 साल पहले ही इंडिया टीबी को 100% एलिमिनेट करेंगे इस तरह कमिट किया। अगला है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आइकॉनिक अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया ओवर द साबरमती रिवर इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात। वैसे लास्ट ईयर 25 दिसंबर को इस ब्रिज का नाम अटल ब्रिज करके डिक्लेयर किया गया था। वैसे आपको पता होगा 25 दिसंबर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उस दिन गुड गवर्नेंस डे करके भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस ब्रिज का जो रूफ है ना दोस्तों, ये काइट फेस्टिवल को सिग्निफाई करते हैं। आप देख ही सकते हो अलग अलग कलर्स में डिजाइन किया हुआ है। एंड इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का था। टोटल बजट था 74 करोड़ रुपीस। अगला है अडिल जुमरीवाला टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है। आपने पढ़ा होगा दिल्ली हाई कोर्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एडमिनिस्ट्रेशन एक 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को हैंडओवर किया था। बाद में एक केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन को अपहेल्ड किया था। वैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो टॉप अपॉइंटमेंट्स है उसके लिए इलेक्शंस होने वाला है। जब तक इलेक्शंस होगा तब तक अडिल जुमरीवाला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहेंगे। वैसे इनसे पहले डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा थे प्रेसिडेंट ऑफ IOA। वो जुलाई 18 को रिजाइन किए थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तब से पोस्ट वेकेंट पड़ा था। नाउ अडिल जुमरीवाला के बारे में, फॉर्मर एथलीट है दोस्तों। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे इन 100 मीटर स्प्रिंट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, इसे इंडियन ओलंपिक कमिटी भी बोलते हैं। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल एथलेटिक मीट्स के लिए एथलेट्स को सेलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है। एंड इट प्लेस विद द नेम ऑफ टीम इंडिया। ऑब्वियस बात है दोस्तों, टीम इंडिया करके जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। It also acts as the Indian Commonwealth Games Association, responsible for selecting athletes to represent India at the Commonwealth Games। तो देखिए जब Commonwealth Games होता है ना, उसमें भी एथलेट्स को सेलेक्ट करने का काम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है। बेसिकली इट एक्ट्स एज इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑल्सो। अगला है पेन प्लस स्ट्रैटेजी। Recently, Africa PEN Plus strategy अडोप्ट किया है at the 72nd session of Regional Committee of the United Nations World Health Organization held in Lom, Togo। क्या है PEN Plus strategy? ये बेसिकली एक रीजनल स्ट्रैटेजी दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को एड्रेस करने के लिए। बेसिकली प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज में ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को आइडेंटिफाई करना,
ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सब इस स्ट्रैटेजी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज को डेवलप करना होगा, कैपेसिटी बिल्ड करना होगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होगा, है कि नहीं। वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है? ऐसे डिसीज जो कोई पैथोजेंस की वजह से नहीं होता। नॉर्मली आपने डिसीजेस सुना होगा जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, पैरासाइट्स की वजह से होता है, पर ऐसे भी डिसीजेस है ना जो पैथोजेंस की वजह से नहीं होता, जैसे कि हार्ट डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, आस्मा हो गया, अनीमिया हो गया। ये सब बेसिकली होता है हमारा डाइट की वजह से। प्रॉपर तरीके से हम डाइट फॉलो नहीं करते, कुछ भी खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, दौड़ते भागते नहीं, तो ये सब की वजह से जो डिसीजेस होता है ना, या फिर कोई जनरल वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज की वजह से होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज की वजह से होता है, ठीक है, इंजुरी की वजह से होता है, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। वैसे डाटा के हिसाब से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से 41 मिलियन डेथ होता है दोस्तों हर साल। ग्लोबल डेथ्स का 71% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होता है, ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है बिटवीन द एजेस ऑफ 30 एंड 69। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, क्योंकि 30 ईयर तक हम एक्टिव रहते हैं, कुछ भी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम खेलते हैं कूदते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं। 30 ईयर के बाद थोड़ा बहुत लेजी हो जाता है, तब ज्यादा डिसीजेस पकड़ने का चांसेस है कि नहीं। कहने का मतलब यह है 30 ईयर्स के बाद हमें थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट के हिसाब से नियरली 5.8 बिलियन पीपल इन इंडिया डाई फ्रॉम एनसीडीज। इंडिया में कॉमन एनसीडीज कौन कौन सा है? हार्ट एंड लंग डिसीजेस, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा। 1 in 4 Indians has a risk of dying from NCD before they reach the age of 70। तो 70 साल से पहले 25% ऑफ इंडियंस का डेथ हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।